नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि युद्ध का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सब राजे अपने अपने सेनाओं के साथ युद्ध स्थल की ओर चल पड़े हैं। चलते चलते शल्य के पुत्र अजय और वज्र भूरी के साथ संवाद करते हुए दोनों पक्षों में शामिल सेनाओं की उम्र का अंदाजा लगा रहे थे। भूरी कहता है कि शकुनी तो दुर्योधन की माँ का बड़ा भाई है। तुम्ही ने बताया था ना कि दुर्योधन और भीमसेन बराबर के हैं, यानी 52 या 53 के होंगे। यह भी तो बताया था कि विवाह के 7-8 वर्ष के बाद माँ गांधारी को बच्चे हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि सेनापति शकुनी लगभग 80 का होगा और कर्ण देखने से तो 60-65 का तो नहीं लगता। वज्र ने कहा, इतना तो होगा ही, मैंने भी उसे देखा है। उतने में रथ पुराना रास्ता छोड़कर आगे आने वाले नए रास्ते पर मुड़ गया। सेना के लिए ही सेवकों ने आगे जाकर पेड़ पौधे काट छाट कर रास्ता बना दिए थे। बड़े बड़े पेड़ रास्ते से हटा भी दिए गए थे। वर्षा ऋतु बीते 3-4 मास हो जाने पर भी पेड़ पौधे और लताओं में अभी भी नमी थी। इतने लोग गाड़ियों और रथों के गुजरने से धरती पर कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी। रथ का वेग भी कम हो गया। आगे चलते चलते ऐसा लगा कि पीछे आने वाले हाथियों के झुंड में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वहां से दिखाई नहीं पड़ रहा था, उतरकर देखना भी तो संभव नहीं था। अजय ने कहा कि हाथी पीले पत्ते खाने में लग गए होंगे या गलती से हाथी और हथनियों को साथ चलते ले जाने पर नर हाथियों में उत्साह बढ़ जाने से ऐसा हो जाता है। भूरी तब हंसकर बोलता है, युद्ध भूमि में हमारे शिविरों में भी दासियों का प्रबंध हो रहा है। वज्र ने पूछा, बूढ़ों से तरुण ही अच्छा युद्ध करते हैं ना? अजय ने तत्क्षण उत्तर दिया, बूढ़ों से पूछो, वे कहेंगे तरुण स्त्री और मद के बिना रह ही नहीं सकते। हमारे पिताजी तो बात बात में यही कहते हैं। वज्र बीच में ही बोला, कहते हैं दुर्योधन बड़े बूढ़ों की बात नहीं सुनता, स्वप्रतिष्ठा ही ज्यादा है उसको, पर उसने केवल बूढ़ों को ही सेनापति क्यों चुना? इसका मतलब वह बूढ़ों की बात सुनता भी नहीं है और उसके बिना रह भी नहीं सकता। देखा तो रथ का वेग और कम हो गया था। आगे कहीं रथ धंस गए थे। पीछे से आने वाले रथ ढलान पर उनसे टकराकर धंस गए। पार्श्व में अलग रास्ता बनाकर रथों का मुंह मोड़ रहे थे। यह समाचार मिला। तब तक बैठकर क्या करे यह सोचकर सब रथ से उतरकर पेड़ के नीचे ठहरे। सभी ऊंची दरबाह की ओट में जाकर लघु शंका से निवृत्त होकर आए। कुछ लोग मल त्याग को जाने वाले जरा दूर होकर चले आए। लेकिन रथ में लाल चींटियां और मकोड़े रेंगने लगे थे। भूरी की जांघ पर जब लाल चींटी ने काटा तो उसकी चिरमिराहट पर इनका ध्यान उस ओर गया। रथ के भीतर खंभों की झालरों पर लाल चींटियां रेंग रही थी, कई सारे लाल मकोड़े और अनगिनत चींटियां। रथ में बैठना असाध्य होने लगा था। तीनों उतरकर चलने लगे। पीछे आने वाले हाथियों की सूंड पर लाल चींटियां चढ़ गई होगी, इसलिए चिंगाड़ कर ये बेबस होकर नाचने लगी। थोड़ी देर में राह बदल दी गई। रथों को रोककर पीछे से दोहरी पंक्ति में हाथियों को आगे किया गया। उनके द्वारा कुचल गए पेड़ पौधों को छांटना सरल हो गया। सिर से टकराने वाली टहनियों को हाथियों से तुड़वाकर फिकवाया गया। रास्ते के तनिक ठीक होते ही पहले घोड़े निकाले गए और बाद में रथ। पैदल चलने वाले वज्र ने पूछा, पांडवों की सेना को भी ऐसा ही कष्ट हो रहा होगा ना? भूरी ने एक क्षण सोचकर कहा, वे ही तो आक्रमण करने आ रहे हैं ना, इसलिए सरल मार्ग चुनकर वे आ रहे होंगे। पता नहीं अब कहाँ तक पहुंचे होंगे। अपप्लाव्य नगर से जब वे चले तब सारा विवरण हमारे गुप्तचर ने बताया है। वज्र ने कहा, हमें भी तो बताओ। भूरी ने कहा, उनकी सेना के आगे है भीमसेन, उसके पीछे कवच पहने नकुल सहदेव है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र विंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, श्रुतसेन आदि भी है। सुना है ये पांचों लड़के युद्ध में बड़े दक्ष हैं। उनके मामा दृष्टद्युम्न ने ही उन्हें युद्ध की शिक्षा दी है।
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की बात कर रहा था ना, जिसका अभी हाल ही में विराट नगर में विवाह हुआ था। वह भी 16 का ही है। सुना है उसने भी खूब तैयारी की है। उसमें किसी से भी टक्कर लेने का साहस है। उनके पीछे रसद और सेवक है। उसके पीछे पांचाल की सेना है। उस सेना के पीछे सेना का सामान, अस्त्र शस्त्र तथा पर्याप्त मात्रा में वैद्य और औषधियां है। उसके बाद है कैकेयी राजकुमार और उसके भी पीछे चेदी देश के राजा दृष्टकेतु। वे भी 50-55 के रहे होंगे। और उसके पीछे काशीराज का पुत्र अभिभू, श्रेणीमान, वसुदान और शिखंडी। ये सब युधिष्ठिर के रक्षक बनकर आ रहे हैं। चलते समय धरती पर कदम रखने में ध्यान रखना था ना, इसलिए वे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। सारी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर बहुत गड़बड़ मची हुई थी। रथ, घोड़े, हाथी और सैनिक इतने अधिक संख्या में थे कि उनका नियंत्रण करना कठिन था। राह भी ठीक नहीं थी। कीचड़ अधिक हो जाने से रथ के पहिए धंस रहे थे। जल्दी जल्दी आगे जाने की आतुरता में हाथी आगे निकल गए। घोड़े उनके भी चीर कर आगे निकलने लगे। पदाती पगडंडियों पर चलने लगे। रथ पीछे रह गए। किसी प्रकार सब 3 दिन में पांडवों की सेना के समीप पहुंचे। सेना के सारे विभाग एक दूसरे में गडमड हो गए थे। अपने अपने अधीनस्थ सैनिकों, हाथियों, घोड़ों का पता लगाने के लिए पथिमुखों और सेना नायकों में काफी कठिनाई हुई। राह में किसी की भी भोजन व्यवस्था ठीक से न हो सकी। रात को सोने के लिए अच्छे शिविर भी नहीं थे। पांडव सेना से लगभग 1 कोस दूर लोगों ने अपना शिविर लगाया। वह स्थान बहुत विशाल था। सैनिकों ने घास व झाड़ झंकाड़ काट कर शिविर के लिए धरती समतल की थी। सामान्य सैनिक भी समझ गए कि युद्ध यही होगा। जिस दिन वहां पहुंचे उसी दिन भीष्म की अध्यक्षता में सेनापतियों की सभा हुई। जल्दी जल्दी से बांस गाड़कर उसके ऊपर बांसों की ही छावनी छाकर घास फूस डालकर सेना के मध्य एक डेरा तैयार किया गया। सर्दी न लगे इसलिए तख्ते जोड़कर उस पर रुई के मोटे गद्दे बिछाकर तकिए लगाए गए थे। यात्रा में थके भीष्म टेक लगाकर बैठ गए। दूसरे लोग भी काफी थके हुए थे। दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ का थकान भी कोई कम नहीं था। वे भी बहुत थक गए थे, पर प्रसन्नचित्त दिख रहे थे। कृप, द्रोण, अश्वत्थामा आदि बहुत गंभीर बैठे थे। किरीट उतार कर बैठे भीष्म के सिर पर बुढ़ापे की काली झाइयां दिख रही थी। फिर भी उन्होंने स्पष्ट स्वर में अपनी बात आरंभ कर दी। हम यहाँ पहुँच तो गए हैं। युद्ध हुआ तो यही होना चाहिए। भीष्म ने अपनी बात में कोई भी परामर्श नहीं दिया। किसी ने प्रश्न भी नहीं पूछा। शेष सभी चुप रहे। सेनापतियों ने भी आगे कोई बात नहीं की। दुर्योधन बोला, युद्ध के लिए तो हम सारे वीर एकत्र हुए हैं और हस्तिनापुर से इतनी दूर आकर डेरा डाला है। एक आराम से जमही लेने के बाद महासेनापति बोले, तुम्हारा कहना था कि हम यदि सेना एकत्र कर ले तो वही बहुत होगा। उसे देखकर ही वे भयभीत होकर घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे। हमारी सेना तो काफी बड़ी है। यदि वे घुटने टेक दे तो युद्ध कैसे होगा। इस तरह दोनों पक्षों की सेना युद्ध के मैदान तक पहुंच चुकी है। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।